ओके ये कहता है रिप्रेजेंट दीज प्राइसेस इन डॉलर्स ऑफ 11 caravans in a showroom are as follows. Represent these prices by stem and leaf diagram. 27 है. Represent these prices by a stem and leaf diagram. ओके अब इसमें बताओ स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनेगा कैसे. व्हाट स्टेम्स डू आई ड्रॉ. 14 से स्टार्ट करें. 14, 15, 16, 17, 18 सही है. अब इसके आगे लीफ क्या लिखो. ये पहले लीफ क्या आएगा. 8 आ जाएगा सिर्फ. सही है. वो 0 0 को मैं क्या करूंगा. मैं की के अंदर डिस्क्राइब कर दूंगा. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दैट इन द की कि भाई 16/8 मीन 16,800. ओके क्योंकि मैंने आपको बताया था लीफ एक डिजिट होता है हमेशा. जल्दी से बना लो साथ साथ. फिर इसको स्टेम एंड लीफ पे बनाना मुश्किल हो जाता. सही है. बिकॉज आई कुडंट हैव come up with the solution for that thing. क्या स्टेम ज्यादा बना रहे थे कि क्या. वो फिर सब फिट नहीं आते ना. अगर वो एक में 1 आ रहा होता एंड में और बाकी 100 होते तो भी फिट नहीं होता. सही है. वो बहुत ज्यादा स्टेम में मिस आउट नहीं कर सकता. इनको रीअरेंज करना पड़ेगा. मैं इधर ही रीअरेंज कर रहा हूँ. सही है. आई एम नॉट ड्रॉइंग इट अगेन. राइट ऑन द लोअर क्वार्टाइल ऑफ द प्राइस ऑफ कैनवसेस इन द शोरूम. लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है. 1/4 ऑफ n+1 TH से लोअर क्वार्टाइल की पोजीशन आ जाती है. थर्ड. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अच्छा मैंने यहाँ पे क्या मिस कर दिया. ओके लोअर क्वार्टाइल पर क्या आ रहा है. लोअर क्वार्टाइल आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 15,400. सही है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. मेक सेंस टू एवरीबॉडी. आगे बढ़े. Okay, I'm moving on. अच्छा अगर आप यहाँ पे जो है वो आपने मीडियंस और क्वार्टाइल्स ढूंढने. सही है. फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली एंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज. सही. अब प्रॉब्लम ये है कि दिस डेटा इज नाउ इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल. रॉ डेटा होता था तो हम काउंटिंग करके पहुंच जाते थे. सही है. व्हाट इज दिस डेटा एक्चुअली.
कि अगर इस डेटा को मैं रॉ फॉर्म में लिखने जाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले 3 0 लिखूंगा, फिर 1 कितनी दफा लिखूंगा, 5 दफा। अब मैं बैठ के सारा हमेशा डेटा तो नहीं लिख सकता, बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। So I have to come up with a way of calculating the median without trying to, with just imagining the data, कि भाई मैं डेटा को इमेजिन करूंगा। मैं पहले तो मैं मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। कितने लोग हैं टोटल, 35। तो मैंने कहा हाफ ऑफ n plus 1 th, हाफ ऑफ 35 plus 1 th, तो 18th आ गया। So I am looking for the 18th number that I have written down on my page of raw data. तो मैंने पहले 3 0 लिखे होंगे, मैंने पहले 3 0 लिखे थे, फिर 5 1 लिखे थे। टोटल नंबर कितने हो गए, 8 हो गए। मैं कौन सा नंबर ढूंढ रहा हूँ, 18th। तो मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ 8 plus 12, टोटल नंबर कितने हो गए, 20 numbers हो गए। If I were to start writing these numbers down, I would write them down like that. तो ये बहुत सारे 2 लिखने पड़ेंगे। तो जो 18th नंबर आ रहा होगा वो क्या लिखा होगा, मैंने 2 लिखा होगा। Therefore the median is 2. Therefore the median is 2. Does everybody understand that? 18th observation मेरी क्या थी, तो फिर तुम 18th और 19th को लेते, 18th भी 2 आता और 19th भी 2 आता इस केस में। हाँ 18.5 बनता, सही है। फिर अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो 18th भी 2 है और 19th भी 2 आ रहा होगा। कभी ऐसा अगर हो गया कि 18th 2 आया और 19th 3 आ गया तो तुम उनका एवरेज ले लोगे। जो पहले तुम करते आए हो तुम वही करोगे अभी भी, सही है, नथिंग डिफरेंट अबाउट इट। फिर 2.5 हो जाता अगर होता तो। ओके, यू माइट एंड अप विद सिचुएशंस इन क्वेश्चंस, इट्स नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज हैव होल नंबर्स। हाँ, जहाँ पे हम 7 लीफ के अंदर कर रहे थे, क्वार्टाइल निकालते हैं, लोअर क्वार्टाइल। अभी देख भी लेना, शायद इसमें हो, ये शायद इशू आए यहाँ पे अभी। 1/4 of 35 plus 1 th. So I'm looking for the 9th number. So the first 3 numbers are zeros. Then there are 5 ones. तो 8 नंबर हो गए। 9th नंबर मैंने क्या लिखा होगा, 9th नंबर मैंने 2 लिखा होगा। So the lower quartile is 2 again. Upper quartile, (27th). तो मैंने ऐड करना शुरू किया, 3 plus 5 8 plus 12 20, 20 plus 9 is 29, यानी इस कैटेगरी में चले गया मैं। इस कैटेगरी में वैल्यूज क्या थी, 3, तो मैंने कहा अपर क्वार्टाइल हो जाएगा 3। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी हो गई, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, सही है। अच्छा, अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सारा जो था वो डिस्क्रीट डेटा था ना। अभी तक मैंने कोई कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल आपको नहीं बना के दिया। मैंने ये नहीं कहा कि जी ये स्पीड्स का डेटा है गाड़ियों की और क्लासेस में कंपाइल हुआ हुआ है, आप इसका मीडियन निकाल के दिखाएं, सही है। वो क्यों नहीं कहा, क्योंकि कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता तो सिर्फ टेबल से, सही। मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने अभी ये पहले ये जब कर रहे थे हम, तो भाई हमने पढ़ा था कि भाई हम इसमें कंपनी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि अगर हमने ये अपना आइडिया रखा हुआ है कि अगर कोई भी चीज डेसिमल में आती है तो एक पीछे वाला नंबर और एक आगे वाला नंबर ले लेते हैं। तुम यही करोगे हमेशा, ओके।
The examiner will mark you for consistency. You will often see that in these questions. अगर आप बुक में देखेंगे जो मैंने आंसर्स कंपाइल किए हुए, वो तो एक एक आंसर लिखा हुआ होता है ना. अगर आप उसकी एक्चुअल मार्किंग स्कीम्स खोलेंगे ना, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपको नजर आएंगी. सही है. वो किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा हो तो चेक कर लिया करना मार्किंग स्कीम से. कभी कभार होता है, क्योंकि मेरे जो आंसर्स है वो एग्जामिनर रिपोर्ट से निकले हुए, दे आर नॉट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम्स. ओके. एग्जामिनर रिपोर्ट में एक आंसर लिखा हुआ होता है जो आइडियल आंसर होता है, बट मार्किंग स्कीम ऑल्सो गिव्स यू सम लीवे कि भाई आगे पीछे हो सकते हैं वैल्यूज. सही है. ओके. जब आपके पास ग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा का मतलब है कि वो क्लासेस में कंपाइल हुआ हो. When it's compiled into classes, it's not possible to calculate median in the same way. You then use a cumulative frequency graph. हमने cumulative frequency पढ़ लिया था हमने. Cumulative frequency graph to calculate the medians and the quartiles. सही है. अब यहाँ पे एक important difference है between the formulas that I was using before and the formulas that I will be using now. क्या परसेंटेज भी हो जाएगा, और ये देखो परसेंटेज ऑफ क्या हो गया है, nth लिखा हुआ है. It's no longer n+1. So when you are doing a cumulative frequency graph, your median position is वो मैं भी आ रहा हूँ उस पर. सही हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना. We'll talk about that in the question. अभी मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा. मैं अभी सिर्फ लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल्स पे और मीडियन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ. It's now the nth. It's no longer the n+1. This is just a matter of consistency. कोई मुझे कह सकता है कि सर इवन हो ऑड हो. देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो होता है वो जनरली बड़े डेटा सेट्स के लिए बना हुआ होता है ना. तो अगर आपके पास 600 रीडिंग्स हैं, तो ये 600 गाड़ियों को आपने ऑब्जर्व कर लिया है, तो आप चाहे n ले या n+1 ले, you will probably end up in the same region. It won't really matter to you. Okay? और रीड कहाँ से करते हैं? हमेशा वर्टिकल एक्सिस से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ये जो रीडिंग्स होती हैं इनको हम मीडियंस और क्वार्टाइल्स कहते हैं. सही है. द आंसर इज ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस. योर आंसर फॉर मीडियन, क्वार्टाइल एंड medians and both quartiles is always on the x axis. सही है. पोजीशन कहाँ होती है? पोजीशन वर्टिकल एक्सिस पे होती है. सही है. अभी हम एक रीड करके देखते हैं. अच्छा, इसको इससे परसेंटेजेस में ट्रांसलेट किया हुआ है. ओके. कि 1/4 means 25%, half means 50%, 3/4 means 75%. So the lower quartile is basically the 25th percentile. The upper quartile is the 75th percentile, and the median is the 50th percentile. आपके जो thresholds हर साल डिटर्मिन होते हैं वो ऐसे ही डिटर्मिन होते हैं. सीआई कहता है कि भाई हिस्टोरिकली जो है वो हमने 10% लोगों को ए दिया है, तो वो यहाँ से टॉप 10% को अलग करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये इस मार्क पे लेट्स से 60 आउट ऑफ 75 पे जो है वो हम ए देना स्टार्ट करते हैं. ओके, विल टॉक अबाउट इट. अभी इट्स गोइंग टू कम अप इन अ क्वेश्चन. यहाँ पे आगे ग्राफ मैंने दिया हुआ है. Why don't you all try to plot this cumulative frequency graph and then we'll estimate. देखिए, I want you to do this right now because I want to show you कि आपके ग्राफ पे डिपेंडेंट होती है कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है. You will see within yourselves that the values are sometimes different. सही है. Why don't you try to draw it? I'm just going to come back, figure out.
जब आप प्लॉट कर रहे हो तो आप अपने पॉइंट पे जो है वो इस तरह अगर सर्कल्स ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, so that the examiner can see what you plotted. क्या क्या कह रहे हो? ठीक है, ये अभी देखते हैं, कंपेयर करेंगे हम क्वार्टाइल क्या है सबके। सही, मुझे आंसर याद नहीं है। ओके, ओके, सरप्राइजिंगली आज सही होगी। मैं तो सही से कह रहा हूँ, यहाँ पे क्वार्टाइल निकालना होगा और फिर मसला होगा। अच्छा, बट एग्जाम में अगर ये बनाने को आता है तो यू हैव टू ड्रॉ द फर्स्ट ग्राफ, राइट? 500 से मेरी बात उसके उसके बाद कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वेवी होगा तो फिर आपके आंसर गलत आए। यस, देयर इज अ रेंज दैट द क्वेश्चन विल गिव यू कि भाई आपको मीडियन जो है वो बिटवीन समथिंग एंड समथिंग हो सकता है, अगर उस रेंज से बाहर जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट? द ट्रिक टू ड्राइंग फर्स्ट ग्राफ इज दैट कि अगर आपका दिस इज योर ग्राफ, अभी उसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा बिकॉज़ आई ट्राइड इट ऑन अ स्क्रीन, बट द ट्रिक इज कि जनरली यू प्लेस योर हैंड and you try to connect as many dots in one go as possible. आप जब अपने हाथ को लिफ्ट ना करें and you try to draw it in one go, आप अपने हाथ को ऐसे प्लेस, फिर आप बड़े पेपर को यूं घुमा लें and you try to draw it like that. Right? That's the trick to drawing a smooth graph, so that you are drawing it in one go. अगर आप लिफ्ट करेंगे हाथ को, so you will most likely end up getting a wavy graph. Okay? Unless you're good at drawing. थोड़ा सा करना है भाई, देखो मैं बता रहा हूँ कि एक कोण बनाओगे ना तो ज़्यादा स्मूथ बनेगा, राइट? If you lift your hand, okay, and feel free to turn around your graph, वो paper and place it upside down and so on, so that you draw it up right. ये ग्राफ में ऐसा ही होता है, 2x2 का पेपर के अंदर होगा, आप ड्रॉ अंदर ही बने हुए आते हैं। सही है, ये तो मैंने ग्राफ आपकी बुक में पेस्ट किए हुए, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द ग्राफ पेपर लुक्स लाइक। इट्स अ 2x2 का, तो ये 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर की ग्राफ, सही। और अंदर जो है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर पे 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, ओके, दिस इज 10 स्मॉल बॉक्सेस एंड 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, दैट इज द जनरल ग्राफ ऑफ द एग्जाम। स्मूथ, एक तो ये कि डबल लाइंस नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि वेवी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। अभी मैंने जैसा बनाया ना, the one that I have on the screen is wavy, but you can see that there is some wave. This is fine, इतनी हो सकती है, राइट? यहाँ पे कुछ लोग और प्रॉब्लमैटिक क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पे स्केल से बनाते हैं, gone with the scale is not a cumulative frequency curve, there is a cumulative frequency polygon. That's something else. Okay? This is not generally part of your syllabus. Mentioned somewhere in the book, but it's not part of your syllabus. The question will never ask you.
लेबल नहीं की हुई, आप लोग लेबल कर लीजिएगा। टीयर का यहाँ पे क्या है, हाइट। ओके, मीडियन की वर्किंग करते हैं। मीडियन इज half of s, s is 400, right? So 200. So what I'm going to do is I'm going to go from 200, and you should also draw these lines with a scale. ये आपके ग्राफ पे नजर आनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने क्या रीड किया हुआ है। ओके, वन 128 आ रही है, 128 point something आ रही है, but I just rounded off to 128. That's what I can see from my graph. इसी की और कुछ आ रही है, 129 आ रही है, between two boxes then for you, which is fine. I think इतना margin होगा। I think generally 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा, तो आपको रेंज दे देगा somewhere between 127 and 130 for example. Okay, 100, 122, yeah, we look at it. पोजीशन लिख दिया कर भाई, क्योंकि तुम्हें ड्रॉ करके तो मुझे दिखानी है ना। देखिए, a lot of method marks are dependent on you convincing the examiner what you are doing. Okay? तो मुझे पता है कि भाई तुम्हें करना आता है, because I have observed you over a year. The examiner has just seen your exam. Okay? He doesn't know you personally. ये मेरा ग्राफ यहाँ से थोड़ा वेवी है, I would put it at 137 में। अगर 38 पे आ रहा है एग्जैक्ट, सही, डिपेंड्स ऑन ग्राफ टू ग्राफ। मैं कह रहा हूँ कि 137 रीड हो रहा है, बिकॉज यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने ग्राफ को थोड़ा सा वेवी किया हुआ है। This is the wave here, has just been a line curve like that, would have probably passed through the center of that box. Decimal में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी I would, because my axis here is pretty small. My axis here is pretty small. I wouldn't be able to come up with decimals. But you're right, I can do that too. Okay? It's about what you read from the graph. You've drawn a bigger x-axis on the lower clearance, then you can probably read decimals. देखा था previously saw it with histogram. हमने हिस्टोग्राम के शेप में देखा था, क्या हुआ? हाँ, वो 7 लीफ में भी देखा था, उससे पहले हिस्टोग्राम में भी बना के देखा था, जब मैंने पॉलीगॉन्स बनाए थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाए थे, सही है? हाँ, अब पहले हम सिर्फ शेप को देख के जज कर रहे थे, अब हम एक्चुअली कुछ कैलकुलेशन करके बताएंगे कि भाई कहाँ पे स्क्यूड है। सही, we will be looking at some calculations to see which units को describe कैसे करते हैं, calculate कैसे करते हैं, sorry, describe हमने देख लिया था, सही है? अच्छा, before I go on to that, let's look at this question. तो कहते हैं examinations in English, Maths and Science were taken by 400 students each. Each examination was marked out of 100 and the cumulative frequency stars illustrating the results are shown. In which subject was the median mark the highest? English में, सही है? Median mark highest इसमें आ रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे English. Everybody understands this? 200 observations में लिख दिया मैंने. In which subject was the interquartile range of the marks greatest? साइंस में तुम निकालोगे तो ये ग्रेटेस्ट आएगी क्योंकि ज्यादा स्प्रेड हुआ है, यहाँ पे सब में कम स्प्रेड आएगा।
सबसे कम इंटरक्वार्टाइल रेंज किसकी होगी? इंग्लिश की, सही है। साइंस की ग्रेटेस्ट होगी। In which subject did approximately 75% of the students score 50 marks or above? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें 75% स्टूडेंट्स ने 50 मार्क्स और अबव स्कोर? सारे 50 तो ऊपर है ना, सही है। All of them are above 50. हाँ, I think सब में ही हो रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन में मैंने कोई टाइपो किया, सब्जेक्ट होना चाहिए, all of them. सही। अब देख लें, अब डिस्क्राइब कैसे करते हैं स्क्यूनेस को, कैलकुलेट कैसे करते हैं? सही है। These are the formulas for calculation of skewness. Okay? हम कहते हैं कि हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे मीडियन से। If the distance between the upper quartile and median is the same as the distance between the lower quartile and median. सही, अगर बैलेंस है तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कहते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? बराबर है तो सिमेट्रिकल हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सही। अब ये क्या है? पॉजिटिवली स्क्यूड। तो पॉजिटिवली स्क्यूड, तो मुझे बताओ किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा? अपर क्वार्टाइल का मीडियन से डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मैं कहता हूँ कि when the upper quartile distance from the median is greater than the distance of the median and lower quartile, it's positively skewed. सही। अपर क्वार्टाइल को Q3 कहते हैं, मीडियन को Q2 कहते हैं और लोअर क्वार्टाइल को Q1 कहते हैं। इसी तरह अगर अपर क्वार्टाइल और मीडियन का जो है वो डिस्टेंस कम होगा लोअर क्वार्टाइल और मीडियन के डिस्टेंस से, सही है, यानी लोअर क्वार्टाइल का डिस्टेंस ज्यादा हो तो उसको हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। तो अब जब आप देखो, अभी तुमने देखा था पिछले क्वेश्चन में 17 डायग्राम में तुमने कमेंट किया था, तो अब तुम्हारा कमेंट क्या होगा? It's either positively skewed or negatively skewed based on the quartile that you calculated. Okay? ये देखा है कभी किसी ने पहले? नहीं देखा, सही है। This is called a box and whiskers plot. सही है, ये box and whiskers diagram भी कहते हैं, जिसे box plot भी कहते हैं। सही है। अच्छा, box and whiskers plot जो होते हैं या तो वर्टिकली ड्रॉ किए जा सकते हैं या हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किए जाते हैं। हम जनरली हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें सिर्फ एक एक्सिस होती है, देयर इज ओनली वन एक्सिस। सही, बनाएंगे अभी ग्राफ डाल के बगैर कभी भी नहीं बनाना, unless the question gives you an open space and then answer. In any case, even if the question gives you an open space, you will measure your numbers and then plot it. ये measured बनता है जिस तरह आपने cumulative frequency और histogram जो है वो measure करके के बनाए with a particular axis, you're going to draw it in the same way. सही। अब इससे plot क्या क्या होता है ये देखिए, ये सारी values plot हुई थी। अभी मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा, मैडम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि बना हुआ क्या। ये अपर क्वार्टाइल बना हुआ है, ये मीडियन बना हुआ है और ये लोअर क्वार्टाइल बना हुआ है, और इन तीनों के बीच में एक बॉक्स बचता है। ओके, और ये मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ये मिनिमम वैल्यू लेते हैं और आप ये विस्कर्स बना देते हैं। हाँ बस, ये वर्टिकल का बन रहा है, ये वर्टिकली बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टली बना हुआ है।
तुम एग्जैक्ट नंबर प्लॉट करोगे, मैं प्लॉट करके दिखा सकती हूँ। हाँ तो एक्सेस से ही बनाना है, मैं बना के दिखाता हूँ फिर तुम सवाल सही। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट once and then you can ask, क्योंकि मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आ रहा। ओके, अब उसने कहा कि जैसे a class of pupils played a computer game and tested how quickly they reacted to a visual instruction to press a particular key. The computer measured their reaction time in seconds, in tenths of a second, and stored a record of the gender and reaction time of each pupil. Finally, it displayed the following statistics for the whole class. उसने गर्ल्स के रिएक्शन टाइम और बॉयज के रिएक्शन टाइम अलग-अलग आपको बता दिए। Draw two suitable box plots for comparing the reaction times of boys and girls. अब आपने अगर कंपेयर करना है तो आपको एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं एक ही एक्सिस बनाता हूँ ऐसी जिससे मैं कंपैरिजन कर सकूँ। अब मुझे वैल्यूज क्या क्या प्लॉट करनी है, मुझे पता होता है मैक्सिमम और मिनिमम से जाना होता है। मुझे नजर आ रहा है कि मिनिमम 4 तक जाना है और मैक्सिमम जो है वो 19 तक जाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्चुअली पूरी एक्सिस ही प्लॉट कर लेता हूँ 0 से लेकर 20 तक, ताकि यहाँ ऊपर दो मैं बॉक्स प्लॉट बना दूं। ओके, तो मुझे थोड़ा सेंटर में बनाना चाहिए, तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन फाइट मैं तो मूव कर सकता हूँ, मैं मूव कर लेता हूँ। ओके, क्या नहीं सबको क्लियर है? अब मैं जो है ये पहला वाला बॉक्स प्लॉट बना रहा हूँ आपके लिए। नहीं, दो अलग अलग बनेंगे, वन फॉर गर्ल्स एंड अदर फॉर बॉयज। अब हमेशा से सबसे पहले एक काम क्या करेंगे, आप पहले बॉक्स बनाया करें। बॉक्स किस किस से बनता है? बॉक्स बनता है अपर क्वार्टाइल, मीडियन और लोअर क्वार्टाइल के बीच में। तो ये चीज प्लॉट करके देखता हूँ। व्हाट इज माय अपर क्वार्टाइल? पहले मैं लोअर क्वार्टाइल करके देख लेता हूँ। एक, तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा दूंगा। कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर आपने एक बॉक्स में क्यों बनाई, आपने यूं इतना बड़ा बॉक्स क्यों नहीं बनाया? आप चाहें तो यूं करके बना लें, इट डजंट मैटर। सही है, आई एम ड्राइंग अ रीजनेबली साइज बॉक्स प्लॉट। अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें कोई वर्टिकल एक्सिस नहीं है, मैं हॉरिजॉन्टल इसको बना रहा हूँ। तो वर्टिकली मैं जितनी भी उसकी हाइट दे दूं बॉक्स की फर्क नहीं पड़ता। इट शुड नॉट लुक एब्नॉर्मल, ओके, इट शुड लुक लाइक अ बॉक्स इन्वेस्टमेंट प्लॉट। यहाँ तक बात क्लियर है? मीडियन, then lower quarter, upper quartile 15, so this is my box. Okay, minimum 6 and maximum जो है वो, तो minimum 6 है। तो यहाँ पे काम क्या करें, यहाँ पे छोटा सा मैंने डैश लगाया ताकि मैं विस्कर बना सकूं। और 19, ओके, अच्छा 20 से बना दिया, सॉरी। अच्छा, a wise thing to do here is to tell the examiner what you've plotted. सही, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ this is Q1, Q2 and Q3. This box in whiskers is for girls. Okay? Why don't you try to draw the other one? यहाँ पे boys का बनाओ, इसके ऊपर। How is the boys and girls in the game? What comparison will you tell me?
पॉजिटिवली स्क्यूड है और एक सिमेट्रिकल है। तो ये वाला पॉजिटिव स्क्यू नजर आ रहा है और ये सिमेट्रिकल नजर आ रहा है। ओके, एंड यू विल से दैट द मीडियंस आर द सेम फॉर बोथ। दैट्स आल्सो अ वेरी वैलिड कंपैरिजन। ये दोनों का मीडियन सेम आया है। मैक्सिमम मिनिमम भी कंपेयर कर सकते हो, रेंज भी कंपेयर कर सकते हो। किसकी रेंज ज्यादा है? गर्ल्स की रेंज ज्यादा है। अब वो बात आई जो मलिक पहले हमसे सवाल पूछ रहा था कि भाई कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीन मीडियन मोड क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए यार यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ करता था। तो ये comparing distribution. So yeah, these are measures. There are various measures of averages that you can use to compare distributions, and you are not expected to calculate all of them. Okay? हर क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि मीडियन मोड सब नहीं कैलकुलेट करा रहा, कभी कुछ कैलकुलेट करा रहा, कभी कुछ, एंड डिपेंड करता है कि भाई डेटा कैसे हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा, आउटलायर्स मैंने क्या बताया? आउटलायर्स क्या होते हैं? Unusually large, unusually large or unusually small value. मैं पहले उस ट्रिप का you guys were invited to that trip, I think वो वाली जो थी और मारा वाली पे नहीं invite हुआ। A to A screen uses all data values but can be distorted by outliers। जब भी मैंने आपको शुरू में बात समझाई, एक स्टूडेंट है जो खाली पेपर छोड़ के आते तो उसका 0 आ जाएगा, तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा मीन। ओके, मीडियन जो होता है वो उससे डिस्टॉर्ट नहीं होता। ओके, व्हाई? बिकॉज़ मीडियन मिडिल वैल्यू होती है। अगर मैं लेट्स से 29 बच्चे मेरी क्लास में, सही है, इंक्लूडिंग दैट पर्सन हु स्कोर्ड 0, then my median will be 29 plus 1 divided by 2th, यानी 15 पोजीशन होगी, यानी 15 टाइम्स इस बच्चे का आ रहा हूं। अगर मैं एक बच्चे को निकाल भी दूं अपनी क्लास से, 28 बच्चे होते हैं मेरी क्लास में, तो मीडियन अभी भी 14.5 पोजीशन आ जाएगी, which is not going to be a major difference. Okay, so median जो होता है वो is less influenced by outliers. It is influenced very slightly. जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ओके, मॉडल हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन हिस्टोग्राम। अच्छा, और मोड जो होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब जरूरी नहीं है कि मोड बहुत कम सिचुएशंस में सूटेबल होता है, सही है, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जब मुझसे सवाल पूछा तो मोड जो था वो लोएस्ट वैल्यू थी, तो मैं मिसाल के जाके ये नहीं बता सकता कि भाई मेरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मोड है। तो मीडियन डिपेंड करता है कि भाई मीडियन आया क्या है। आप एक्चुअली जो है वो दो मैट्रिक्स को निकाल के कंपेयर करते हैं कि मैं जब मिसालियों को प्रेजेंट करूंगा तो मैं अपना मीडियन भी प्रेजेंट करूंगा और मैं अपना मीन भी प्रेजेंट करूंगा। ओके, to give an accurate reflection of the summary of the data. Because she doesn't want to know what all 29 people scored. She wants to know how I performed on average. Okay? मोड अगर बीच में हो तो फिर वो कंपेरेबल ही होता है। जनरली तुम्हें नजर आएगा कि वो मीन के आसपास आ जाएगा, सही है। अगर मेरी क्लास में ज्यादातर बच्चों के 45 आ गए, जैसे 8 लोगों के 45 आ गए, तो आई एम टेलिंग यू कि मीन भी अगर तुम निकालो तो अराउंड 45 ही बन रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के 45 आएगा। ओके, इसी तरह दूसरे मेजर्स तो स्प्रेड के मेजर्स होते हैं। व्हाई आर यू लुकिंग एट योर फोन? दूसरे स्प्रेड के मेजर्स जो होते हैं, स्प्रेड के जो मेजर्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होता है आउटलायर्स से। स्टैंडर्ड डिविएशन में हम क्या करते थे? सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b स्क्वायर करते थे। तो अगर कोई एक बच्चा 0 ले आया तो वो डिविएशन को बहुत बढ़ा देगा ना, increase the deviation. Why? Because it's got very low. Okay, so the standard deviation is used with the mean. It can therefore be distorted by outliers. All of this is also written in your book.
You can mark it there if you want. ये summary exercise. Interquartile range is with the median. Is used with the median. It considers the middle 50% and is unaffected by outliers. Okay. Interquartile जो range होती है वो outliers से affect नहीं हो रही. जिस range जिससे क्या चीज affect हो रही होती है outliers से? Range affect हो रही होती है. अब आप सोचें कि मेरी क्लास में highest जो आए वो 66 आए for example और lowest जो आए वो 0 आए. तो मेरी range हो गई 66 minus 0. 66 हो गई. अगर मैं 0 वाले बच्चे को हटा दूं तो लेट्स से मेरे lowest जो है वो 30 आ गए. The second lowest 30. So 66 minus 30 that gives me 36. Right? So my range radically changes when I include the outlier or I exclude it. Okay? Does that make sense to everybody? So outliers are very important in your data and they are affected by they affect the standard deviation and they also affect the mean significance. तो अगर आपके डेटा में आउटलायर है तो आप जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को केयरफुली इंटरप्रेट करेंगे. आउटलायर्स मल्टीपल भी हो सकते हैं. अभी आगे क्वेश्चन में आएगा. आउटलायर्स लोअर स्मॉल वैल्यूज भी हो सकती है और लार्ज वैल्यूज भी हो सकती है ना. आउटलायर्स कैन बी एट बोथ एंड्स. ओके. Okay, it is easier to make comparisons between two distributions than it is to describe one set from a graph. Histograms, box and whiskers, and 7-leaf diagrams all show average values, spread, and whether the distribution is reasonably symmetric. Okay? ये सारे diagrams जो अभी हमने सीखे, ये हमें skewness भी बता देते और shape भी बता देते. सही? अब ये comparison देखें. How does a box and whiskers plot enable you to compare data sets? ये थोड़ा सा study कर लेते हैं. आगे वाला question है. So following data are marked out as a test out of 30 for two classes A and B. A और B का डेटा है. सही है? आप मुझे बताएं कि मैं दोनों सेक्शंस पढ़ाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मिस नादिया मुझे क्या कही थी? इस क्लास में बेटर परफॉर्म किया है. B ने बेटर परफॉर्म किया है जनरली. Why are you saying that? What value are you comparing? Median compare कर रहे हैं. जब आपने परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है तो आप मीडियन कंपेयर करें. सही है? So the median is higher for class B. Okay? Which data is more spread out? B is also more spread out. सही है? So although class B has performed well, its students are at both ends. Class A is consistently weak. Majority जो उसके students है वो weak है. Class B में क्या है? High performance है और low performance. Okay? So they got an average class B has done better than class A. This is the much greater spread of points in class B. Then class A ने आपको दो comparisons बता दिए. तो अभी भी मैंने आपको भी बताया. नहीं, एक मैंने median से compare किया और एक मैंने range से compare कर दिया. The other striking feature here is that the top half of the marks in class B are very spread out in comparison with the bottom half of B and both halves of A. Okay? कि यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि high performers जो है वो ज़्यादा है. आपको नजर आ रहा है compared to low performers. सही है? यहाँ पे low performers ज़्यादा है compared to high performers. खैर यहाँ पे तो high performers है ही नहीं ज़्यादा. That is what my observation from the class. So whenever I ask you to comment, कोशिश किया करें कि आप multiple comments दें. One on the general performance and one on the spread of the data. सही है? ये आपको दो comments हमेशा करने चाहिए. आपको नहीं पता examiner ने marking scheme में क्या रखा है. एक्स्ट्रा से फर्क नहीं पड़ेगा. सही है? जनरली वो लिखा हुआ होता है. आप मार्किंग स्कीम में देखेंगे कि एनी अदर वैलिड कमेंट ओके इज एक्सेप्टेड. तो आपको ज्यादा कमेंट्स करने चाहिए अगर आपको करना आते हैं. आप इससे ये मतलब नहीं है कि आप जाके मैक्सिमम वैल्यू भी लिख कर आए और मिनिमम वैल्यू भी लिख कर आए. आपने कंपैरिजन को दे देना है. तो कंपैरिजन दो चीजों पे होता है, एवरेज परफॉर्मेंस एंड स्प्रेड ऑफ द डेटा. इससे बेटर है हाई परफॉर्मर है ना. हाँ ये क्या राइट.
but honestly ये out of 10 30 marks लिखा हुआ है बता सकते हो absolutely right be positively skewed है और A जो है वो negatively skew हुआ है okay